मैडम, आप KPK से आई, इस्लामाबाद गई, फिर आप सिंध आई, तो आपने क्या इन में डिफरेंस देखा? लियारी के रोड के पास से माशाल्लाह इतनी अच्छी नहर गुजर रही है जिसमें से शहद की खुशबुएं बाहर इधर उधर आवाम को आ रही हैं। मैंने सोचा बिलावल भुट्टो साहब, आप जो दूसरों पे नुक्ताचीनी करते हैं तो ज़रा अपनी भी दूध और शहद की नहरें देख लें। हम रोटी की बात करते हैं, लोग यहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं। 14 साल से जिस की हुकूमत है PTI की वहाँ पर, तो हम तो कहते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। वहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोड्स हैं। ये वो सब करप्शन की कहानी है जिससे हम बार बार पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो पन्ना आप खोलेंगी उधर एक अजब कहानी छुपी है करप्शन की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता जदून साहिबा। आज हम इनसे बात करेंगे हज़ारा के ज़मीनी मसाइल और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है सब जी। मैम, ये बताइएगा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी और सियासी सफ़र में आपका आइडियल कौन है जिससे आप मुतासिर होती हैं? हाँ, सियासी ज़िंदगी की जहाँ तक बात है, मेरा ताल्लुक़ जिस जमात से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कायद की तो मेरे साथ जो कहते हैं ना कि आप जब बचपन से ही कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को देखते हैं, मेरे घर का एक ताल्लुक़ है उनसे। जब हज़ारा की धरती पर कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आए थे तो उस दौर से 1990 से मेरे ख़ानदान को उनसे एक ताल्लुक़ रहा। लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से रहा। वो मेरी आइडियल है, मेरी कायद है, मेरी लीडर है, मेरी बड़ी बहन है। तो कायद के साथ साथ मैं उन्हें कहती होती हूँ कि कायद आप तो मेरे लीडर बचपन से ही थे, लेकिन जो कायदाना सलाहियतें मुझ में रूनुमा हुई और उनको इन्हांस जिसने किया वो मेरी कायद मैडम मरियम नवाज़ साहिबा हैं। तो सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो उनकी कोई ना कोई ऐसा नज़रिया आइडियोलॉजी होती है जिसको आप पसंद करते हो, तो तभी उस पार्टी को आप ज्वाइन करते हो। लेकिन मैंने बचपन से ही कायद को देखा कि उन्होंने हर चीज़ में जिस तरीके से उनमें जो कायदाना सलाहियतें थी, मैडम मरियम नवाज़ साहिबा में जो उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ एक साथ दिया, पाबंद सलासल हुई सियासत में, और जिस तरीके से वो, मैं कहती हूँ, शेरनी की तरह डट कर खड़ी हूँ, हर मुश्किल दौर का मुकाबला किया। और आज भी देखें जब वसीम मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से जो इनिशिएटिव्स लिए, फिर भी उनके ऊपर जिस तरीके से नुक्ताचीनी की जाती है उसका भी वो डट कर मुकाबला करती है। तो बहैसियत औरत सियासत में आना, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा से, मैं एक पठान बेल्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हम औरतों का सियासत में आना सबसे मुश्किल होता है। हमें ऑब्वियसली इस चीज़ में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप ये कहें कि मोटिवेट किया जाता है कि आप सियासत में आए। तो मैडम ने हमेशा इस चीज़ में मेरा साथ दिया। मैं कहती होती हूँ कि मुझे इन पहाड़ों से मैदानों में लेकर आई और फिर ऐवानों में बिठाया, तो आज मैं हर एक औरत की, हर बच्चे की, हर अपने इलाके के हर बूढ़े की आवाज़ बन सकी हूँ, हर नौजवान की आवाज़ बनी हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अच्छा मैडम, आप KPK से आई, इस्लामाबाद गई, फिर आप सिंध आई, तो आपने क्या इन में डिफरेंस देखा KPK से सिंध में और इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, सिंध जो है उसमें तो मेरा ताल्लुक़ एक है जी, मैं लेफ्टिनेंट कमांडोर की बेटी हूँ, मेरी जन्मभूमि है यहाँ से, मैं यहीं पैदा हुई थी शिफा हॉस्पिटल में। लेकिन अब गाहे बगाए आना जाना तो रहता है। इस्लामाबाद तो ज़ाहिर बात है कि मेरा अभी जो मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ तो इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद की तो बात ही कुछ और है। आप उसको जब जाकर देखते हैं वहाँ की, आप रोड्स को देखें, फ्लाईओवर्स को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो टोटली डिफरेंट है। वहाँ की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज जो वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं प्लांटेशन के, मैं तो ज़ाहिर बात है यही कहूँगी कि इस्लामाबाद की तो बात ही ना करें। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे शहरों में शुमार होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल्स को जाकर मीट करते हैं। जहाँ पर आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा की, तो 14 साल से जिस की हुकूमत है PTI की वहाँ पर, तो हम तो कहते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। वहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोड्स हैं। BRT का मंसूबा आप वहाँ पे जाके देखेंगी, वहाँ पे इतनी करप्शन के बाद ना वो मंसूबा मुकम्मल हो सका, बल्कि उसकी वजह से पेशावर शहर पानी की, जब भी बारिश होती है तो पानी से डूब जाता है। मेरा अपना शहर है एबटाबाद, बारिश होती है तो पानी पानी होता है, लोग तो इधर से उधर कश्तियों का सहारा लेने शुरू हो जाते हैं।
تو جب سندھ پہنچی تو میں تو کافی زیادہ امپریس تھی بلاول بھٹو صاحب جو پنجاب کی دودھ کی نہریں گنوا رہے تھے. میرا یونیورسٹی روڈ سے میں گزر گئی کل, وہاں کی تو دودھ کی نہروں سے میں اتنی امپریس ہوگی, میں نے سوچا بلاول بھٹو صاحب آپ جو دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں تو ذرا اپنی بھی دودھ اور شہد کی نہریں دیکھ لیں. لیاری کے روڈ کے پاس سے ماشاءاللہ اتنی اچھی نہر گزر رہی ہے جس میں سے شہد کی خوشبوئیں باہر ادھر ادھر عوام کو آ رہی ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو تعفن پھیلتا جا رہا ہے آپ کے صوبے میں, آپ نے کتنے سبز پودے لگائے, کتنی گرین بیلٹس بنائی, کتنے دروازوں پہ آپ کے پانی کے جو معاملات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. یہاں تو غریب بھی پانی کو ترس رہا ہے, یہاں پر تو غریب بھی پانی خریدنے کے لیے بیچارہ پریشان ہے. ہم روٹی کی بات کرتے ہیں, لوگ یہاں پہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہزارہ کے خطے میں جو درپیش مسائل ہیں جس میں ترقیاتی کام ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, تو ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں وہاں پر؟ ہزارہ میں کیونکہ پروونشل جو گورنمنٹ ہے جی وہ پی ٹی آئی کی ہے, اور 18 امینڈمنٹ کے بعد ظاہری بات ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ سب کچھ ڈیفالٹ سبجیکٹس ہیں ہم سے. ہیلتھ کا حال تو وہاں پہ ایسا برا ہے کہ جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں, پورا ہزارہ ڈویژن ہے اور ادھر صرف ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ جو جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے تمام پیشنٹس جو ہیں وہ اسی ہاسپٹل میں ریفر ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بھی کوئی اپڈیٹڈ برن یونٹ تک نہیں ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ وہاں سے پھر اسلام آباد ریفر ہوتا ہے. تو سوچئے کہ ہزارہ اصل میں سکیٹرڈ پاپولیشن ہے, پہاڑی علاقہ ہے اور سکیٹرڈ پاپولیشن ہے وہاں پر. تو وہاں پیشنٹ کا جو اپروچ ٹورڈز دا ہاسپٹل ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, نہ کوئی ایمبولینسز ہے, پیشنٹ کو ہاسپٹل تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اور وہاں کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جی, کیونکہ سکیٹرڈ پاپولیشن ہے تو اتنی بڑی بڑی جو آبادیاں ہوں تو چلیں وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی لوگ خود سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹو لے لیتے ہیں. تو اب 3 گھر ہیں, ہر کوئی اپنی گاڑی تو خرید نہیں سکتا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور انفراسٹرکچر کا یہ حال ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے اگر مریض کو آپ نے نیچے لے کر آنا ہے تو کوئی سڑک وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو بہت مشکل ہے وہاں پہ پیشنٹ کا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. میں ڈسٹرکٹ ہری پور میں خود وہاں پہ رہتی ہوں, وہاں سے ایبٹ آباد کو پیشنٹ ریفر ہوتے ہیں. کچھ پیشنٹ جو ہے وہ رستے میں ہی بیچارے دم توڑ جاتے ہیں. ایک موٹر وے کا بھلا جو میاں محمد نواز شریف نے ہمیں تحفے میں دی ہے, الحمدللہ جو موٹر وے ہے اس سے کافی زیادہ ہمارے لیے بہتری ہے. جہاں تک آپ سکولز کی بات کرتے ہیں, جیسے سندھ کا حال ہے ویسے ہی آپ سوچ لیں خیبر پختونخوا کا حال بھی ہے. نہ کوئی چار دیواری ہے وہاں پہ بچوں کے لیے, پرائیویٹائز کی جا رہی ہے یونیورسٹیز کیونکہ ان کے خرچے نہیں پورے ہو رہے, اور نئی یونیورسٹیاں تو بنی نہیں ہیں. وہ جھوٹے خواب دکھائے گئے ہمیں, جو وہ نوجوانوں کو نوکریوں کے جھانسے دیے گئے, وہ اب عوام کے سامنے آ چکے ہیں. کل وہ سہیل افریدی صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ عمران خان کے لیے کتنی تالیاں بجائیں گے, تو میرے حال میں 3 بچوں نے بھی تالیاں نہیں بجائیں. تو وہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں ریاست کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے, ڈیٹوریٹ کرنے کے لیے کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ سنبھال رہی ہے. خدا را اپنے بچوں کو اپنی ریاست کے خلاف نہ بھڑکائیں. یہ انتشاری ٹولہ ہے جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا. تو جہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہزارے کی بات ہے, ہیلتھ کارڈز کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گی تو ایک نئی کرپشن آپ کو نظر آئے گی. ہیلتھ کارڈز کے اوپر اتنی کرپشن ہو رہی ہے, جو سرجریز میں جو بھی میٹیریل یوز ہو رہا ہے, انفرا آکولر لینسز کی بات کر لیں, یا آپ اگر ہارٹ پیشنٹس میں اگر سٹنٹس ڈل رہے ہیں, اگر وہ کرونری ہارٹ ڈیزیز ہو گیا, کوئی بلاکیج ہو گیا کرونری ہارٹ ڈیزیز میں, تو ان کو اس میں بھی بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں کیونکہ میٹیریل اچھا یوز نہیں ہوتا تو ریسٹینوسز ہو جاتا ہے پیشنٹ کو. انفرا آکولر لینسز کی بات کی تو بار بار وہ پیشنٹ کا آپریشن ہو رہا ہے جی, انفیکشن ہو رہا ہے, پھر لینسز ڈل رہے ہیں. یہ وہ سب کرپشن کی کہانی ہے جس سے ہم بار بار پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. سڑکیں ادھر بنائی جاتی ہیں, ادھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, عوام بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے. حالانکہ ہماری طرف گریوٹی فلو کے اچھے پروجیکٹس لائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں سپرنگ واٹر موجود ہے, سویٹ واٹر موجود ہے. لیکن بس وہی بات ہے کہ اگر ہم اچھی مینجمنٹ نہ کرنا چاہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک سیفٹی کی بات ہے, یہ مریم نواز کی بات کرتے ہیں, دیکھیں عورت کس حد تک وہاں پہ محفوظ ہوئی ہے. اور سیف سٹیز کے قیام کے بعد خیبر پختونخوا کی یہ حالت ہے کہ میں خود کیونکہ جی مسیحا ہوں, آئی ایم اے ڈاکٹر ایز ویل, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ عرصہ قبل وہاں پہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا ڈاکٹر وردہ قتل کیس ہوا تھا, اور ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی جی آئی ٹی رپورٹ کے لیے ہم اتنے طلبگار تھے, وہ تو بالآخر بن گئی, لیکن ابھی تک وہاں کے خیبر پختونخوا کے سہیل افریدی صاحب نے وہ رپورٹ کھول کے ہمارے سامنے نہیں رکھی. تو میرے خیال میں وہاں پہ نہ کوئی سیف سٹیز ہے, نہ کوئی محفوظ جگہ ہے جہاں پہ ایک عام شہری, ایک بچہ خود کو اپنی زندگی کو محفوظ سمجھے. اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ ایسے بلز لا رہی ہے کہ ان کو
प्रोटोकॉल चाहिए बी और सी कैटेगरी के लाइफ लॉन्ग। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मुल्की सतह पर फूड सिक्योरिटी और जो फूड रिसर्च के शोबों में क्या तब्दीली आ रही है जदीद दौर में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सबा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़, क्योंकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हूँ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, तो रिसर्च की भी बहुत ज़रूरत इस वजह से भी है कि जो क्लाइमेट चेंज के ज़रिए आपने देखा कि बहुत से इस तरह के मसाइल उठ रहे हैं जिससे हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। फ्रूट्स में भी देख लें, इस दफ़ा आमों के सीज़न में ही आप देख लें कि जो मौसम के मुताबिक आम को जो पकने का टाइम होता है, जो उसके फूल निकलने का टाइम होता है, तो इस वक्त बहुत इस दफ़ा मौसमियाती तब्दीलियों पे उस पर भी वो असरानंदाज हुआ है। तो इस पर बहुत सी रिसर्च की जा रही है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएँ कि उस रिसर्च में ख़ास तौर पे बनानास पे, मैंगोज़ की शेल्फ़ लाइफ को ज़्यादा करने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट अच्छी हो सके। आपको पता है कि हमारी एक्सपोर्ट के लिए जो फ़िज़ाई रास्ते हैं, इतनी हमारी अभी तक रसाई नहीं है उनके ऊपर कि हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हों, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा है इसकी, मैंगोज़ की। इवन कैनेडा देख लें, यूके देख लें, तो फिर वो फ़्लाइट्स प्रोलॉन्ग होती हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए अभी हमें ज़ाहिर बात है सरगर्म होना पड़ेगा। काश्त बढ़ाने के लिए चीन से गंदम मंगवाई गई थी, तो हम भी क्यों, अगर हमारे इदारे तहकीक करें, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी अच्छी है, हमारे पास मौसम भी हैं, तो अगर इदारे तहकीक करें तो अपनी ही पाकिस्तान से हम ज़र मुबादला बेहतर बना सकते हैं। मज़ीद जो है काश्त के लिए बीज अच्छे मंगवा सकते हैं ताकि काश्त बेहतर हो और किसानों की उजरत भी बढ़ सके। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम लोगों ने जो इसके ऊपर रिसर्च जारी है, मैं आपसे ये बात, जैसे मैंने पहले डिस्कस की, सभा के सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है। सैलाब आते हैं, आपकी लगी हुई जो गंदम होती है, कई दफ़ा वो पूरे की पूरी फसलें उजड़ जाती हैं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे भी एग्रीकल्चरल लैंड है। मैं खुद मेरा ताल्लुक़ भी एक एग्रीकल्चर फैमिली से ही है। तो हम लोग जो गंदम लगाते हैं, कई दफ़ा इतनी बारिशें होती हैं तो वो गंदम जो है वो सारी ख़राब हो जाती है, उसके दाना ख़राब हो जाता है। तो इस दफ़ा वैसे फसल जो गंदम की है वो ज़्यादा हुई है इस दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फसल ज़्यादा हुई है। अब उसकी स्टोरेज की आगे बात है, किसान तक पहुंच के उसकी रसाई करके तो उसकी स्टोरेज करने का बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोगों ने बैठ के, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए बड़े गुड इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़ बनाई हैं कि उसकी स्टोरेज की जाए और फिर आराम से जब जिस वक्त में वो कहते हैं कि कमी वाक़ई हो रही होती है मार्केट्स में, तो उस वक्त वो हुकूमत जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ उसको बेहतर तरीके से इस मसले से निपटे। रेट बढ़ जाते हैं। हाँ, वो रेट, और ख़ास तौर पे रेट तो तभी बढ़ते हैं कि कुछ लोग जो है ना, वो एक माफिया है जो पहले से स्टोर कर लेता है। फिर जब ये वक्त आता है तो वो स्टोरेज के लिए, तभी मैंने आपसे कहा कि वो एक फैसला किया जा रहा है कि प्रोक्योरमेंट जब स्टार्ट होगी ना, तो उसमें जो खास कंपनीज होती है ना, उन्हीं का सिर्फ दिया जाएगा, उनको टेंडर किया जाएगा और उन्हीं को सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जब भी पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स में जाता है, इस्तेकाम की तरफ जाता है, लेकिन कुछ इंतशारी टोलों की ये कोशिश होती है, जैसे कि बलूचिस्तान में देख लें, अदम इस्तेकाम आ जाता है। सी पैक हम अनाउंस करते हैं तो वहाँ के नाराज़ और मैं कहती होती हूँ पता नहीं नाराज़ और खफा जो लोग होते हैं ना, उनका नाम दे के वो कौन से इंतशारी टोले हैं जो प्रॉक्सी वार्स जाकर वहाँ पे करा रहे हैं और दहशतगर्दी करवाते हैं। नहीं तो ये सूबे सारे ऐसे हैं कि यहाँ से इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स लेकर इसे अच्छी उड़ान भर सकता है। तो मैडम ये जो KPK में जो दहशतगर्दी के मामला थे, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या एक हिकमत अमली अपनाई जा रही है? KPK में हमेशा से आपसे ये रहा कि LOC हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जो थी, हमने तो उनको अपना भाई बनाया, गले लगाया, लेकिन खैर उन्होंने हमारे साथ जो अभी ज़ाहिर बात है जिस तरीके से उन्होंने किया कि अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ मिलकर प्रॉक्सी वार्स पे आ गया, लेकिन DGISPR ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि दाएं से आओ, बाएं से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। तो वो बात ये है कि हम जो भी पॉलिसी फेडरल से वज़ा करते हैं उसको ऑब्वियसली आपको जो वहाँ की जो हुकूमत है उसने पूरा साथ देना होता है। कभी वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने शुरू हो जाते हैं, कभी वो मैं कहती होती हूँ पता नहीं अलीमा बाजी और नौरीन बीबी को क्या हो जाता है। उस दिन वो फरमा रही हैं कि जी हम तो इतना बड़ा वो भारत है, मोदी के मुंह के ऊपर तो हम थूकते हैं।
الحمدللہ بنیان المرصوص میں کامیاب ہونے والے لوگ سن 1965 سے لے کر بنیان المرصوص تک آپ جو دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے بھارت کے منہ کے اوپر ایک چپیڑ ماری ہے نا، تو انشاءاللہ وہ کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. تو پتہ نہیں علیمہ باجی اور نورین باجی کس سے ڈرتی ہیں. اپنی سلائی مشینوں کا کام کریں اور جائیں. ہمارے ملک کو بھی چھوڑ کر دبئی میں اپارٹمنٹس بنا لی ہیں سلائی مشینوں پہ. اس دن بھی آ کر ہزارہ میں جو وہ باتیں کر رہی تھی، تو یہ وہ انتشاری ٹولہ ہے جو اپنے دفاعی اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے. تو میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک قیادت سنبھالی ہے عسکری ہماری، اور الحمدللہ جو ایک استحکام پیدا ہوا ہے ہمارے صوبے میں. یقین کریں کہ وہ حالات تھے کہ باہر نکلتے ہوئے ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے پریشان ہوتی تھی، میرے سمیت. تو الحمدللہ بہت حالات بہتر ہوئے. جی بہت بہت شکریہ شائستہ جدون صاحبہ آپ کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کی نشست میں شائستہ جدون صاحبہ نے ہزارہ کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اس کے علاوہ سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے، اور KPK کے میں جو PTI کی سیاسی محاذ آرائی چلی اس کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے. امید ہے کہ آپ کو سیشن پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک صبا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.